हेलो बच्चों। चलिए आज हम लोग फिर से क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का एक लेक्चर नंबर 8 देखते हैं। और जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो उस टॉपिक का नाम है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है और क्या क्या इसका लिमिटेशंस है। तो इन तीन टॉपिकों पर हम लोग बात करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म देखा था। आज हम लोग 8th लेक्चर देख रहे हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है। तो कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक किस रूप में? तो वेक्टर फॉर्म में। इसके पहले हम लोग स्केलर फॉर्म पढ़े थे। तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म कि वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे दिखाया जाता है। चलिए ये डेरिवेशन है और अभी फिजिक्स का 12th का जो चैप्टर 1 है उसका सबसे पहला डेरिवेशन इसी को माना जाता है। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेक्टर फॉर्म जो है यही सबसे पहला डेरिवेशन है। तो इसमें डिराइव करके दिखाना है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे वो था हमारा स्केलर फॉर्म। देखो आप इसके पहले क्या पढ़े थे? आप इसके पहले पढ़े थे स्केलर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 इनटू q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए फोर्स पहला चार्ज पर डिपेंड, दूसरे चार्ज पर डिपेंड और एक डिस्टेंस पर भी डिपेंड, और एक चीज था मीडियम पर डिपेंड जिसको कि परमिटिविटी कहते हैं। इन सब का चर्चा हो गया था। लेकिन इन रियलिटी फोर्स कैसा क्वांटिटी है? फोर्स कैसा चीज है? फोर्स एक वेक्टर चीज है। वेक्टर बोले तो जिसमें डायरेक्शन है। तो इसमें डायरेक्शन के बारे में तो कोई बात नहीं हुआ कि डायरेक्शन किधर जा रहा है नहीं जा रहा है। जैसे प्लस प्लस का रिपेल करेगा, माइनस माइनस रिपेल करेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, लेकिन किधर करेगा उसका डायरेक्शन के बारे में तो चर्चा नहीं है। इसलिए इस फॉर्म को कहा जाता है स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म आज हम लोग देखेंगे इसका वेक्टर फॉर्म यानी डायरेक्शन को भी अकाउंट करेंगे। तो चलिए इसमें डायरेक्शन लेते हुए भी इसको प्रूफ आज हम लोग करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है समझो। सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको दो चार्ज ले लेना है। कितना चार्ज? दो चार्ज ले लेना है और दोनों ही चार्ज स्टैटिक नेचर का होना चाहिए जो सम डिस्टेंस या कुछ डिस्टेंस पर बैठा हुआ है। ठीक है। अब उन लोगों का वेक्टर फॉर्म में दिखाना है। तो जैसे सपोज कि दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। दो चार्ज ले लेना है ना। पहले वाला चार्ज का नाम है Q1, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q2। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। ठीक है। अब यहां पर देखो हम मान के चलते हैं कि ये दोनों ही चार्ज ना सेम नेचर का है, मतलब दोनों ही प्लस प्लस है या दोनों ही माइनस माइनस का है ना। तो प्लस प्लस या फिर माइनस ले सकते हैं। लेकिन कोई और या फिर प्लस माइनस से भी ये प्रूफ कर सकते हैं। देखो थीम एक ही होना है तो सेम नेचर लेके हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो दो चार्जेज है ना, Q1 और Q2 जो सेम चार्जेज है। तो एक बात समझो, सेम नेचर है जब, तो इसका मतलब है ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। तो इस चार्ज का नाम हम देते हैं फर्स्ट चार्ज, इस चार्ज का नाम देते हैं सेकेंड चार्ज। ठीक है। अब देखो Q1 Q2 को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि सेम नेचर है। तो रिपेल करेगा तो इस तरफ इसको धकेल देगा। अच्छा, Q2 भी Q1 को क्या करेगा? रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। अब देखो नाम दे दो।
कि देखो सेकेंड चार्ज पर जो फोर्स Q1 लगा रहा है ना, उस फोर्स का नाम हम दे देते हैं F21 वेक्टर। यानी सेकेंड चार्ज को Q1 जो फोर्स लगा रहा है, तो सेकेंड को फर्स्ट लगा रहा है, तो इसका नाम दे रहा है F21 वेक्टर। सिमिलरली Q1 पर फोर्स कौन लगाएगा? Q2 लगाएगा, तो इस फोर्स का नाम हम देते हैं, एक फर्स्ट पर लगा रहा है सेकेंड, तो इसका नाम देते हैं F12। यहां तक क्लियर है? देखो दो चार्ज है, दोनों का चार्ज हम मान लेते हैं दोनों ही चार्ज सेम नेचर का है। चलो हम यहाँ प्लस प्लस मानते हैं, तो प्लस प्लस रिपेल करेगा, तो सेकेंड वाले पर फर्स्ट फोर्स मार रहा है, इसका नाम देते हैं F21। फर्स्ट पर सेकेंड मार रहा है, इसका नाम देते हैं F12। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। अच्छा, अब यहां पर देखो, ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम लोग दिखा रहे हैं R1 कैप। फर्स्ट से सेकेंड चार्ज की ओर जो जा रहा है, उसका डायरेक्शन को हम लोग दिखा रहे हैं R1 कैप। आपको पता होगा कि कैप मतलब यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का काम ही है सिर्फ डायरेक्शन को दिखाना। तो फर्स्ट से सेकेंड की ओर के डायरेक्शन को, यानी इस तरह की डायरेक्शन को हम लोग दिखा रहे हैं R12 कैप से। और जो सेकेंड वाला है, और जो 2 से 1 की ओर जा रहा है, यानी इधर से इधर, यानी 2 से 1 की ओर, उसके डायरेक्शन को हम लोग दिखा रहे हैं 2 से 1 की ओर, तो इसका दिखा रहे हैं कैप। इसको पढ़ते हैं R12 कैप, और इसको पढ़ेंगे R21 कैप। कैप मतलब होता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का काम होता है सिर्फ डायरेक्शन दिखाना। तो 1 से 2 की ओर का डायरेक्शन को हम दिखा रहे हैं R12 से, और 2 से 1 की ओर को दिखा रहे हैं R21 से। अच्छा, अब यहां पर आप एक चीज जानते होंगे, है ना, 11th क्लास से, है ना, नहीं होगा तो आप वेक्टर का पहले लेक्चर देख लीजिएगा। देखो आप एक चीज जान लो, अगर ये ए वेक्टर है, सपोज ये ए वेक्टर है, तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा? तो जस्ट उल्टा होगा। देखो मैग्नीट्यूड सेम रह जाएगा, लेकिन डायरेक्शन सिर्फ क्या होगा? चेंज हो जाएगा। सपोज ये है हमारा पी वेक्टर, तो माइनस पी जो है जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी जस्ट क्या होता है? उल्टा। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होगा, लेकिन ये डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे के क्या होगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या निकलता है? यहां से हम लिख सकते हैं R21 कैप की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं R21। अगर इसमें हम लोग माइनस लगा दें, तब इसका भी डायरेक्शन किधर हो जाएगा? R12 की ओर। यानी अगर हम यहां लगा देते हैं, यहां पर है, यहां पर समझो, अगर हम लोग R12 है, R12 कैप है, R12 कैप है, कैसे समझो? देखो ये है R21 कैप, R21 कैप। तो R21 का डायरेक्शन किधर है? R21 का डायरेक्शन है इस तरफ। R21 का डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है। R12 का डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है। ये है, समझो मेरी बात को, ये है R21 का डायरेक्शन, ये है R12 का डायरेक्शन। अगर R12 के आगे माइनस अगर हम लगा देंगे, तो माइनस लगा देंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम। अगर इसके आगे अगर हम माइनस लगा देते हैं, तो माइनस लगा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, तब दोनों का डायरेक्शन तब एक सेम हो जाएगा। R12 कैप के माइनस लगा देने से डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी R21 कैप की जगह पर अगर हमको जरूरत पड़े तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस R12 कैप। तो ये फिगर आपको समझ में आ रहा है? चलिए एक बार तेजी समझाते हैं अभी तक क्या क्या किए। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं? दो स्टैटिक चार्ज ले लिए हैं, Q1 और Q2, दोनों का मैग्नीट्यूड है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। अच्छा, पहला चार्ज को 1 और सेकंड को 2 से दिखा रहे हैं। अब ये फोर्स समझो, दोनों का नेचर हम सेम मान रहे हैं, तो जब सेम मानेंगे तो Q2 पर Q1 फोर्स लगाएगा और ये रिपेल करेगा, तो उस फोर्स का नाम हम देते हैं F21, क्योंकि 2 पर फोर्स 1 लगा रहा है। सिमिलरली 1 पर फोर्स 2 लगा रहा है, इसका नाम देते हैं F12 दे दिए। अच्छा, 1 से 2 की और डायरेक्शन का नाम रख दिया हम R12 कैप। कैप का काम ही है डायरेक्शन दिखाना। आप 11 का वेक्टर मेरा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, और 2 से 1 को हम दिखा रहे हैं R21 कैप। अच्छा, आपको अभी हम तुरंत बताया कि इस वेक्टर का अगर डायरेक्शन सिर्फ चेंज करना है, तो आप यहाँ क्या कर दीजिए? माइनस लगा दीजिए। तो यहां पर हम क्या देखते हैं
कि यहाँ पर R21 का डायरेक्शन इधर है, R12 का इधर है, अगर इसमें हम माइनस लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, दोनों इस तरफ आ जाएगा ना भाई, ऐसे समझो। इधर है R12, इधर है R21, अगर समझो इसमें अगर हम माइनस लगा दें तो माइनस लगा देने से डायरेक्शन सेम, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम, और मैग्नीट्यूड कैप का यानी यूनिट वेक्टर का 1 होता ही है, इसलिए दोनों तब क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी जरूरत पड़ने पर R21 कैप की जगह पर हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस R12 कैप। तो आई होप सो कि यहां तक आपको समझ आया होगा। चलो अब इसके बारे में हम लिख देते हैं कि जो जो क्वांटिटी है इसके बारे में लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे कि देखिए लेट देयर आर टू स्टैटिक चार्जेस Q1 एंड Q2 हैविंग सेम नेचर। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं इसके बारे में, इस फिगर के बारे में कि लेट Q1 एंड Q2 आर टू रेस्ट charges of having same nature, यानी दो चार्जेस है, दोनों का नेचर क्या है, सेम नेचर, एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, एंड separated by a distance r, separated by distance r, दोनों r दूरी पर स्थित है। ठीक है, यहां लिख दीजिए। अब देखो इसके बारे में फुल लिख देते हैं, डिटेल में लिख देते हैं कि क्या क्या है, इसका नाम क्यों F21 है, इसका नाम क्यों F12 है, सारा कुछ हम नाम लिख देते हैं। R12 क्या है, ये सब क्या है, इसके बारे में हम लिख देते हैं कि इस स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 1 में आपको फिगर बनाना है। स्टेप 1 में आपको क्या करना चाहिए, फिगर बनाना चाहिए। तो यहां सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, फिगर बना दिए। स्टेप 1 में जब आप डिराइव कीजिएगा इसका, तो सबसे पहले फिगर लिख दीजिएगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा। अच्छा, अब कि क्या क्या है उसके बारे में हम लोग लिख देते हैं। अब हम लोग लिखेंगे अगेन लेट। अब हम लोग यहां लिखेंगे कि F12 क्या है, F12 वेक्टर क्या है। तो F12 वेक्टर क्या है कि फर्स्ट चार्ज पर जो सेकंड चार्ज फोर्स लगा, फोर्स ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय Q2, यानी 1 पर जो दूसरा ये Q2 फोर्स लगा रहा है, उसी का नाम हम रखे हैं F12। आप कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली F21 वेक्टर किसका नाम रखें, तो लिखे हैं ये F21, ये 2 पर लगा रहा है कौन, 1, तो यहां लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय किसके द्वारा, Q1 बाय Q1, ये लिख दिए। अच्छा, तीसरा कि R12 कैप क्या है, तो अब यहां लिखेंगे R12 कैप, ये लिखेंगे है ना, डायरेक्शन फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2, यानी ये है ए यूनिट वेक्टर, A unit vector from Q1 to Q2। R12 का नाम है Q1 से Q2 की, और एक ऐसा यूनिट वेक्टर है। दूसरा फिर है R12 क्या क्या है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है, ए यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू
Q1 है, Q1 Q2 Q1 है ये। अच्छा, अब है दोनों ही यूनिट वेक्टर है, ऐसे में आप जरूरत पड़ने पर R21 कैप की जगह लिख सकते हैं -R12 कैप। क्यों? क्योंकि दोनों का सिर्फ डायरेक्शन ऐसे उल्टा है। अगर किसी एक में माइनस लगा देंगे, जैसे कि हम लगा रहे हैं, सपोज माइनस लगा रहे हैं, देखो R12 ये है R12, अगर हम इसका माइनस लगा देंगे तो ये पलट जाएगा, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना के रख लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो वहां लिख देंगे। तो बोलो यहां तक समझ में आया? तो यहां तक क्या है, यहां तक सिंपल जो फिगर में है वो इसके बारे में हम यहां लिख दिए। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ आया होगा। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, एक फिगर बनाना है और फिगर के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 अब हम लोग करेंगे स्टेप 2। अब हम लोग करेंगे स्टेप 2। देखो फिगर ये था हमारा। अब हमको क्या करना है स्टेप 2 में, स्टेप 2 इसमें हमको अब कूलम्ब्स लॉ लिख देना है। सिंपल कूलम्ब्स लॉ लिखना है कि फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, स्टेप 2 में लिखना है फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही चैप्टर है। तो फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, देखो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे F21 वेक्टर। ये कैसा था, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय Q1, यही है हमारा। तो अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, कूलम्ब्स लॉ क्या बोला है, ये है बोला है कि F21 वेक्टर बराबर तब क्या हो जाएगा 1/4 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख दिए। अब यहां पर देखो इसका ये क्या लिखे हैं, यहां हम लोग लिखे हैं मैग्नीट्यूड, इधर है डायरेक्शन भी लिखे हैं, एरो भी, लेकिन यहां पर हम लोग सिर्फ क्या लिखे हैं, डायरेक्शन। यहां हम लोग क्या लिखे हैं, यहां पर मैग्नीट्यूड लिख दिए। अब F21 वेक्टर का क्या करना है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आप कहां लिख देना, डायरेक्शन आप पीछे लिख देना। तो डायरेक्शन ये इसका डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन को हम लोग ने क्या नाम देके रखा था, तो इसका नाम रखा था R12 कैप, R12 कैप। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ए बना के हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली, अब होगा सिमिलरली अब देखो, अब है कि F12 क्या है, तो देखो यहां पर हम लोग लिखेंगे F12 वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर भी क्या लिखेंगे, अच्छा एयर मीडियम है, याद रखना यहां पर अगर हम लिए हैं ये पूरा अरेंजमेंट कहां पर है, एयर या वैक्यूम में है। तो अब अगर यहां लिखेंगे तो यहां लिख देंगे 1F लिख देंगे। अच्छा फोर्स कितना लगाएगा, तो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, और यहां लगा देंगे R स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो गया। देखो जो Q1 पर फोर्स लगा रहा है Q2, उसका नाम हम लोग क्या रखे हैं, F12। तो यहां लिख देंगे 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। अच्छा इस तरफ जब ये इसको रिपेल कर रहा है तो इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था R21 कैप, R21 कैप ये था। अच्छा अब यहां से आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। अब देखो यहां पर हम लोग जब है तो लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इतना है, लिख दिए एज इट इज जैसे ऊपर है।
अच्छा, अब यहां पर देखो, यहां पर जो है यह है R21 कैप, R21 कैप, यानी इस तरफ का डायरेक्शन है, ये इस तरफ का, तो इस तरफ का डायरेक्शन है। तो अगर हम इसमें माइनस लगा दें, है ना, R12 कैप में, तो इसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं माइनस R12 वेक्टर, और यहां आप लिख सकते हैं कहां से, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग लिखे हैं, देख लीजिए। देखिए R21 कैप के जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस R12 कैप। अब यहां से आगे आ जाओ, तो हमारा आया है F21 का मान, F12 का मान इतना आया है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं, अब देखो अच्छा, अब देखो क्या कर सकते हैं। देखो यहां पर ये क्या हुआ, यहां के बाद आप इधर देखो, यहां जब हम लोग देखते हैं तो यहां हम लोग देखते हैं कि F12 वेक्टर, अब यहां पर ये जो माइनस है, इस माइनस को हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे आगे लिख दे रहे हैं सिर्फ, तो सजा रहे हैं, ये माइनस लिख दिए। अब हम लोग लिख सकते हैं 1/4, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, अब यहां फिर यहां है R12 कैप लिख देंगे। अब यहां पर आओ, अब यहां पर आओ, यहां हम लोग लिख देंगे माइनस। अब देखो ये वाला चीज जो है, यही तो है हमारे इक्वेशन फर्स्ट, यही तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप ये देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, और R पर कैप है, R12 पर कैप है, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है F21 वेक्टर, F21 वेक्टर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, इस पूरे के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम से, इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं F21 वेक्टर, F21 वेक्टर। ये कहां से लिखे, तो ये हम लोग लिखे हैं फ्रॉम 1, फ्रॉम ए, फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए से लिखें। ऐसे में हमारा आता है क्या रिजल्ट, F12 वेक्टर, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, ये आता है, ये आता है। अब यहां पर इसको आप समझो, इसका मतलब क्या हुआ, कि बोलने का तब इसका मतलब ये है कि दोनों ही फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी F12 और F21 दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है। इसका मतलब है कि सिर्फ दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। इसका मतलब है कि दोनों ही चार्ज एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाएगा, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो बोलेंगे 10, है ना, बोथ चार्जेस, thus both charges exerts equal force, exerts equal force, but in opposite direction, but in opposite direction। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन उल्टा होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा। तो बस इसका कहने का मतलब ये है कि दोनों ही जो चार्ज हैं, दोनों स्टैटिक चार्ज, तो जो फोर्स लगाएगा इस पर या फिर ये इस पर, दोनों का वैल्यू सेम होगा, चाहे वो अट्रैक्शन का रहे चाहे वो रिपल्सन का रहे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कहने मतलब ये इधर लगाएगा तो ये इधर लगाएगा। अच्छा, तो यही है कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म।
देखो इसमें हम लोग क्या क्या किए, तेजी से समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेक्टर फॉर्म हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर दो चार्ज हम लोग बना है, दो स्टैटिक चार्ज, दो स्टैटिक चार्ज। अच्छा, हम लोग नेचर सेम सेम मान के चले हैं। तो ये ये जो Q2 पर फोर्स Q1 लगाएगा, इसका नाम हम F21 दिए है। अब Q1 पर जो Q2 लगाएगा उसका नाम F12 वेक्टर दिए। अच्छा, Q1 से 2 की ओर का डायरेक्शन को हम लोग क्या दिए, R12 क्या, 2 से 1 की ओर का नाम क्या दिए हैं, 2, इसका नाम दिया R21 क्या। अच्छा, दोनों में क्या रिलेशन है, तो आप जानते होंगे दोनों का डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट है, तो एक में अगर माइनस कर देंगे दोनों को इक्वल के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग R21 कैप इज इक्वल टू, अगर हम लोग R12 कैप में माइनस लगा देंगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या किया, थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कर देना कि आप यहाँ पर है क्या। तो सबसे पहले Q1 और Q2 दो स्टैटिक चार्जेस है, ये सब लिख देना, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। अब देखो यहाँ पर जो जो नाम है वो वहां लिख दिए कि F12 वेक्टर क्या है, तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय Q2। F21 का नाम क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय Q1, वो लिख देना है। अच्छा, अब है फिर क्या है, R12 वेक्टर क्या है, तो यूनिट वेक्टर है फ्रॉम चार्ज 1 टू, यानी Q1 टू Q2। R21 क्या है, यूनिट वेक्टर है Q2 से Q1। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है कि अगर किसी सिर्फ डायरेक्शन का ही तो अपोजिट है, तो एक में अगर माइनस लगा देंगे, जैसे इसमें माइनस लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। तो वही इसके जगह पर जरूरत पड़ने पर हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फिर क्या किए हैं, स्टेप 2 में कूलम्ब्स लॉ लगा के हम लोग क्या किए, F21 वेक्टर का वैल्यू लगा दिए। अच्छा, सबसे पहले एक बात याद रखना, फिजिक्स में जैसे पहले मैग्नीट्यूड लिख लेना किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का। हम लोग 11th के वेक्टर में भी हम समझाए ये वाला बात। पहले मैग्नीट्यूड लिख देना और डायरेक्शन हमेशा लास्ट में लिखना। सिर्फ मैग्नीट्यूड यहां लिखना और डायरेक्शन यहां, यानी प्लस माइनस पे काउंट ही नहीं करना, सिर्फ यहां पर लिख देना डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग। तो वहां पर डायरेक्शन F21 वेक्टर का किधर है, तो इसका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ही बता रहा है कि पूरा अरेंजमेंट हम लोग कहां रखे हैं, एयर या वैक्यूम में रखे हैं। कहां पर है वो, एयर या वैक्यूम में, पूरा अरेंजमेंट। तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन, और दूसरा मीडियम रहता सिर्फ एप्सिलॉन लिखते, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों चार्ज का मल्टीपल्स होता है, कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म ये बोला था। अब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो पहले हम मैग्नीट्यूड लिख दिए। अब इसका डायरेक्शन किधर है, तो इसका डायरेक्शन है R12 कैप, तो वहां लिख के रख दिए। सिमिलरली F21 है ना, F12, तो F12 अगर हम लोग लिखेंगे तो 1/4 पाई, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे चार्ज R स्क्वायर, इसका नाम रख दिया R21 कैप। अब यहाँ R12 जो लिखेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ रख दी। अच्छा, R21 कैप, R21 कैप ये इधर है, अगर इसमें हम माइनस लगा देंगे तो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मैथमेटिकल, अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड में, तो कोई देखो क्या रिलेशन बन रहा है। मैग्नीट्यूड देखने जाओगे गौर से तो दोनों का सेम होगा, देख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का प्रोडक्ट R स्क्वायर R12 कैप, R12 कैप। तो ये इस माइनस को हम क्या करेंगे, सिर्फ सजाने के लिए आगे ले जाएंगे। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, सिर्फ एक में प्लस और एक माइनस है, मतलब एक ये डायरेक्शन अगर है तो दूसरा डायरेक्शन है। प्लस माइनस जान लो, मैथ में कुछ नहीं है, नथिंग एल्स, प्लस माइनस जान लो, जस्ट सो ए डायरेक्शन। वो किसको दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है। तो बस अब इसको यहाँ हम लोग क्या किए हैं, सजा दिए हैं। तो यहाँ पर यहाँ माइनस ले हैं, बाकी ये लिख दिए हैं। अब ये इस पूरे का नाम ही था F21 वेक्टर, तो यहाँ माइनस लगा दिया फ्रॉम ए से, तो हमारा आ गया F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर। अब ये क्या बता रहा है, ये बताता है कि दोनों ही चार्जेज सेम अमाउंट में फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, एक इधर तो एक इधर, यानी दोनों ही चार्ज जो है सेम फोर्स लगाएगा। ये भी उस पर उतना, ये भी उस पर उतना, लॉजिक भी सेम है क्योंकि दोनों का तो प्रोडक्ट ही हो जाना, डिस्टेंस तो सेम ही है, तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। यही चीज यहाँ कूलम्ब्स लॉ का ये वेक्टर फॉर्म बताता है। तो यही है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, यही है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, दिस इज वेक्टर फॉर्म, यही है हमारा कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ये डेरिवेशन आपसे
5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो याद रख लेना कि दोनों चार्ज इक्वल अमाउंट्स में फोर्स लगाता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अच्छा, अब है कि कूलम्ब्स, ये टॉपिक उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, टॉपिक अगर अच्छे से समझ आ गया है बच्चा लोग, तो अब क्या करो, ध्यान से समझो। अब यहां से समझो, देखो अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ, हाँ, तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वेक्टर फॉर्म में आपको ये प्रूफ करना था कि दोनों ही इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसका लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं, है ना, कि क्या है इसका लिमिटेशंस और क्या है इसका सिग्निफिकेंस कूलम्ब्स लॉ का। चलिए, तो टॉपिक का नाम है कि लिमिटेशंस क्या है, यानी लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब्स लॉ का क्या लिमिटेशन है। तो इसका क्या लिमिटेशन है, देखो सबसे पहले जान लो कि ये सिर्फ एप्लीकेबल है रेस्ट चार्जेस के लिए। अगर चार्जेस दौड़ेगा, मोशन में रहेगा, तब उस पर ये रूल लगता ही नहीं है, तब वो फोर्स को अकाउंट ऐसे नहीं कर सकता है जो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बाय R स्क्वायर से करता है। यानी इसका पहला लिमिटेशन है ओनली एप्लीकेबल टू रेस्ट चार्जेस। दूसरा बात जान लो इसका लिमिटेशंस का, कि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेज पर ही लागू होता है, सिर्फ पॉइंट चार्जेज पर ही ये, सिर्फ दूसरा पॉइंट जान लो कि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेज पर होता है ना, सिर्फ पॉइंट चार्ज, ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेज, ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेज, ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेज। अच्छा, तीसरा जान लो कि जो दो चार्जेज होते हैं ना, इनके बीच की डिस्टेंस जान लो, न्यूक्लियर का साइज होता है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए। यानी इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा चार्जेज का, न्यूक्लियर के साइज के रेडियस से छोटा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर चार्जेज इन दोनों का डिस्टेंस न्यूक्लियर साइज से छोटा हो गया, तब ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोई मैटर ही नहीं करता है और वहां पर न्यूक्लियर फोर्स हावी हो जाता है। यानी न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो इसका लिमिटेशन नंबर 3 है कि ओनली एप्लीकेबल टू ए distance only applicable to a distance of nuclear size, only applicable to a distance more than, only applicable to a distance more than nuclear size, more than nuclear साइज। अदरवाइज क्या होता है कि जो है ना, न्यूक्लियर फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वैल्यू को एकदम खत्म कर देता है। यहां रीजन यही है कि आपको हम शॉर्ट में बताते हैं, अगर न्यूक्लियर साइज से छोटा हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर से, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर से, तो बस जान लो तब वहां पर क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स
न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब्स फोर्स को सुपरसीड कर देगा, है ना। यानी न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू जो होगा वो कूलम्ब फोर्स को क्या करेगा, सुपरसीड कर देगा, पूरी तरह से इसको खत्म कर देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों लिमिटेशंस कूलम्ब्स लॉ का समझ आया होगा। सबसे पहले रेस्ट चार्ज पर ही लागू होता है, दूसरा ये पॉइंट चार्जेज पर ही लागू करना है, और तीसरा जो होता है इसका जो डिस्टेंस होता है दोनों चार्जेज का वो न्यूक्लियस साइड से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों उम्मीद करता है लिमिटेशंस आपको समझ आया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट्स पीडीएफ का आपको लिंक के द्वारा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ले लो स्क्रीनशॉट। उम्मीद करते हैं ये लिमिटेशंस आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब क्या सिर्फ लिमिटेशंस है ये, क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? तो है, इसका सिग्निफिकेंस भी है। देखो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, significance of Coulomb's law। Coulomb's law क्या है सिग्निफिकेंस? सबसे पहले जान लो कि कूलम्ब्स फोर्स जो होता है ना वही रिस्पॉन्सिबल है एक न्यूक्लियस में पड़ा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने में, यानी एटम के फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। देखो आप जानते होंगे कि प्रोटॉन यहां रहता बैठा हुआ और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है, तो इन दोनों को बाइंडिंग करने वाला ही फोर्स है कूलम्ब्स लॉ यानी कूलम्ब्स फोर्स। तो सबसे पहला है इसका लिखेंगे कि इट इज रिस्पॉन्सिबल टू bind proton and electron. It is responsible to bind proton and electron in an atom. पहला बात कि एटम को बांधने में इसका सबसे बड़ा रोल होता है ना। अच्छा, अब दूसरा जान लो, एटम से जो न्यूक्लियाई बनता है, एटम से जो मॉलिक्यूल्स बनता है, एटम से जो मॉलिक्यूल्स बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स गिव्स मॉलिक्यूल्स। तो ये भी जो बनता है ये कूलम्ब्स फोर्स के कारण ही बन पाता है, कूलम्ब्स फोर्स के कारण ही बनता है। यानी आप कह सकते हैं एटम से जो मॉलिक्यूल बनता है इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कूलम्ब्स फोर्स। ये दोनों इसका क्या है, सिग्निफिकेंस है। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों सिग्निफिकेंस भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए एक बार तेजी से एक बार लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो ये कहता है सिर्फ एप्लीकेबल है रेस्ट चार्जेस के लिए, है ना। दूसरा है पॉइंट चार्जेस पर ही लागू होना है ये, और तीसरा है कि ये इसका दोनों चार्जेस के बीच जिसके बीच आप लगाना चाहते हैं कूलम्ब्स लॉ, उसका साइज जो है न्यूक्लियर साइज से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी 10⁻⁻15 मीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है यानी एप्लीकेशन क्या है, तो जान लो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बांध के जो एटम में रखता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कूलम्ब्स फोर्स, और एटम से जो मॉलिक्यूल्स बनता है इसके लिए भी कूलम्ब्स फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इसका है सिग्निफिकेंस। तो आई होप सो कि आज आपको कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पूरी तरह से समझ में आया होगा, लिमिटेशन समझ में आया होगा। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बोर्ड में पूछता नहीं है ना किसी कंपटीशन में पूछता है, और इसका एप्लीकेशन भी आपको समझ आ गया होगा। तो एक बार आप कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म प्रैक्टिस करना, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, हम उसको फिर से डिटेल में आपको बताएंगे। तो चलिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।